हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 24 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर का दौरा किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक कार्यक्रम में भाग लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत यूपी सरकार पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन कब वितरित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की नवंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 21 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा, वाराणसी, मुरादाबाद और सहारनपुर में नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार किसने जीता? एमा रादुकानु ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस की लेखिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रेखा चौधरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किसने गोल्डन पिको पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रूकॉलर के द्वारा जारी अंतर्दृष्टि के अनुसार वर्ष 2021 में स्पैम कॉल से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये जो किसान दिवस है ये किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला, यानी देश के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर ये 1979 से लेकर के 1980 तक रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा साल 2001 में किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये किसके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। और ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कब बने थे?
तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार ये बने थे 3 अप्रैल 1967 को, 3 अप्रैल 1967 से लेकर के 25 फरवरी 1968 तक ये पहली बार बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और दूसरी बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी बार ये बने थे 18 फरवरी 1970 को। 18 फरवरी 1970 को ये दूसरी बार बने और कब तक रहे, तो 1 अक्टूबर 1970 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर रहे उत्तर प्रदेश के। तो ये सारे पॉइंट्स आपको चौधरी चरण सिंह से संबंधित अच्छे से ध्यान रखने हैं कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो 5वें प्रधानमंत्री भारत के चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख लीटर के। प्रधानमंत्री ने यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क कारखिया वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बनास डेयरी और बनारस डेयरी एक ही बात है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों ये जो बनास डेयरी है ये 30 एकड़ भूमि में बनेगी और इसके निर्माण में लगभग कितने रुपए खर्च होंगे, तो 475 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। और इसके बन जाने के बाद जो है प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यानी 23 दिसंबर को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। यह दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। और इस डेयरी के बन जाने से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और इसके अलावा इस डेयरी के बन जाने से वहां पर रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल की आधारशिला कहां पर रखी है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए। ये जो नोड्स हैं वो कहां कहां पर स्थित किए जाएंगे, तो ध्यान रखना है मेरठ में, आगरा में, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में। अभी तक अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहे थे, तो केवल एक, और वो भी कहां पे, तो गौतम बुद्ध नगर में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था। यह एक्सचेंज पॉइंट उत्तर प्रदेश के सभी जोन को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में केवल अभी तक एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था, वहीं अब उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए। तो कहां कहां पर लॉन्च किए गए ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे होगा क्या, तो देखिए इससे क्या होगा कि इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा। इससे इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और लोगों को इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी कहीं ज़्यादा मिलेगी आज के मुकाबले में, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें ऑनलाइन काम करने और इसके अलावा नेट की सहूलियत होगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए। किसने किए, तो ध्यान रखना है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। और कहां कहां पर, तो वो जिले भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है।
तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है किस राज्य ने, तो ध्यान रखना है पंजाब ने। अब यहाँ पर पंजाब की बात है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 13 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली राज्य की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभया लॉन्च किया। दिल्ली पुलिस ने इसे आदर्श सभागार दिल्ली में एनजीओ शक्ति फाउंडेशन की संयुक्त पहल के साथ लॉन्च किया। प्रोजेक्ट अभया का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी की व्यवस्था करना है, जिसमें अभया का अर्थ है वह जो निडर हो। इसके साथ ही राकेश अस्थाना ने अभया सुरक्षा की ABCD पुस्तिका का भी विमोचन किया जो हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एक प्रोजेक्ट है अभया, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? दिल्ली राज्य में ये लॉन्च किया गया। दिल्ली राज्य की पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य लड़कियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी की व्यवस्था करना है। और इसमें आपको अभया का अर्थ भी ध्यान रखना है कि अभया का अर्थ क्या है, तो वह जो निडर हो। और इसके अलावा जो राकेश अस्थाना है उन्होंने अभया सुरक्षा के ABCD पुस्तिका का भी विमोचन किया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महानदी नदी पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो पुल है ये कितना लंबा है, तो ध्यान रखना है 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 7.5 मीटर ये पुल चौड़ा है। ये जो पुल है ये वनम्बा में गोपीनाथपुर बांकी में वैदेश्वर को सिंघानाथ पीठ से जोड़ता है। ये जो पुल है ये अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है और इसी वजह से इसे क्या नाम दिया गया है, तो टी सेतु इसे कहा जाता है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो टी सेतु है किस राज्य से संबंधित है, तो ये ओडिशा से संबंधित है। और ये जो टी सेतु है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो महानदी पर यह बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया। इसकी लंबाई भी ध्यान रखनी है कि 3.4 किलोमीटर ये लंबा है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओडिशा का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो टी सेतु ये ओडिशा का सबसे लंबा पुल है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी ने। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हरा करके 11वीं बार चैंपियन बने। अब दोस्तों ये जो पंकज आडवाणी है जो कि एक क्यू खिलाड़ी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म हुआ। और ये एक बिलियर्ड्स एवं स्नूकर के खिलाड़ी हैं। वे स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उन्होंने वर्ष 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्यू खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी ये 11वीं बार चैंपियन बने हैं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को जीतने वाले। इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ये स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। तो इस वजह से इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये जो पंकज आडवाणी है ये एक क्यू खिलाड़ी है। तो क्यू खिलाड़ी का मतलब क्या है, तो दोस्तों जो बिलियर्ड्स खेल होता है ये एक आयताकार टेबल पर छोटी गेंद की एक निश्चित संख्या व एक लंबी छड़ी से खेला जाता है और जो छड़ी होती है उसे क्यू कहा जाता है। और इसी वजह से जो ये
बिलियर्ड्स खेल खेलते हैं उस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो क्यू खिलाड़ी उन्हें आमतौर पर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी होते हैं उन्हें क्यू खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विवेक गोगिया को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया। विवेक गोगिया अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की मौजूदा निर्देशक रामफल पवार की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एनसीआरबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक गोगिया को। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ध्यान रखना है रामफल पवार की ये जगह लेंगे, जो कि वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक हैं। और ये कब सेवानिवृत्त हो रहे हैं? तो 31 दिसंबर 2021 को ये रिटायरमेंट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की को। आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया। पिछले साल आईआईटी रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 की अगर बात की जाए तो आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया और इस साल इसे जो है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। ये जो प्रलय मिसाइल है ये 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन कर सकती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो प्रलय मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया? भारत ने किया। कहां पर किया? तो ओडिशा तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल ये कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है? तो 350 से 500 किलोमीटर तक ये सतह से सतह पर मार कर सकती है। और अगर ये पूछा जाता है कि कितने किलोग्राम भार वहन कर सकती है तो 500 से 1000 किलोग्राम ये भार वहन कर सकती है। तो दोस्तों ये थे 24 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, जेम्स एंडरसन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है चिली, बी है पेरू, सी है इजराइल और डी है वियतनाम। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।